नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके हर उस सपने को पूरा करें जिसके लिए आप बने हो दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम कर रहे थे आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो जीएसटी बुकलेट है, जो सार संग्रह है दोस्तों, जहाँ पर आपके कलाम के द्वारा जो लास्ट में दी जाती है आपकी टेस्ट सीरीज के अंत में जो आपकी जीएसटी दी जाती है, यानी वो पॉइंट दिए जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड बार बार पूछता है या जहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है, और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर दिए जाते हैं दोस्तों, आपके जीएसटी बुकलेट के अंदर दिए जाते हैं ताकि आप रिविजन कर सको अंतिम समय के अंदर। तो जीएसटी बुकलेट की बात करें दोस्तों, तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों, इसका एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम इसका एनालिसिस कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों एनालिसिस भी? एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे हम? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। तो अब तक हम कितनी क्लासें कर चुके हैं दोस्तों? अब तक हम 3 क्लासें अपन कंप्लीट कर चुके हैं जीएसटी की। कितनी क्लास हो चुकी है अपनी? क्लास की बात करें दोस्तों तो अपनी 3 क्लास हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले 3 क्लासों के अंदर कितने टॉपिक हम कर चुके हैं? तो दोस्तों हमने पहले किया था आपका आरटीआई एक्ट 2009 किया दोस्तों। दूसरा टॉपिक था अपना नियमावली। नियमावली की बात करिए 2011 हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा हमने जो निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश है दोस्तों, ये टॉपिक हमने किया था, निजी स्कूल वाला टॉपिक किया था। चौथे टॉपिक की बात करें, चौथा टॉपिक हमने कौन सा किया था दोस्तों? अपने चौथा टॉपिक किया था हमने अधिगम के नवाचार। अधिगम के नवाचार किए थे दोस्तों हमने। अधिगम के नवाचार के साथ साथ हमने किए थे दोस्तों एसएमसी और आपकी एसडीएमसी, ठीक है। छठा टॉपिक दोस्तों हम कर चुके हैं आपके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। सातवां टॉपिक हम कर चुके हैं दोस्तों आपका एनईपी आपकी 2020, एनईपी 2020। ये 7 टॉपिक दोस्तों हम कर चुके हैं किसके माध्यम से? इन क्लासों के माध्यम से। अब तक 3 क्लासों के माध्यम से कितने टॉपिक हम कर चुके हैं? 7 टॉपिक आपके कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों अपनी क्लास नंबर की बात करें तो क्लास नंबर कौन सी है दोस्तों? अपनी क्लास नंबर 4 है। और क्लास नंबर 4 में हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क्लास नंबर 4 में दोस्तों हम पढ़ेंगे आपकी बाल कल्याणकारी योजनाएं। पहला टॉपिक होगा आपका बाल कल्याणकारी योजनाएं। योजनाएं पढ़ेंगे जहां से 2 क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम की बात करें 2022 के अंदर इस टॉपिक से हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम शैक्षिक परिदृश्य, यानी राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, शैक्षिक परिदृश्य। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की क्लास। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस क्लास की बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझते हुए, एक एक पॉइंट को समझते हुए, जहां से पिछले 2022 में क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन देखते हुए, और साथ साथ किस प्रकार क्वेश्चन आपकी योजनाओं से बन सकते हैं और किस प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं, और इन योजनाओं के अंदर 2025 के अंदर क्या क्या अपडेट आ चुके हैं। तो सारे के सारे हम जीएसटी के माध्यम से एक बार फिर से रिविजन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम बाल कल्याणकारी योजनाएं पहले पढ़ चुके हैं। कलाम बुकलेट के माध्यम से हमने केंद्र सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी। इसके साथ साथ दोस्तों हमने राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी। साथ साथ आपका इसी के साथ योजनाओं के साथ एक पुरस्कार वाला टॉपिक भी आता है दोस्तों। तो पुरस्कार भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो पुरस्कार भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज अपना दोबारा योजना है, वैसे देखें तो हम चौथी बार रिविजन करें। क्यों कर रहे हैं चौथी बार? क्योंकि हमने माइनर टेस्ट के साथ हमने एनालिसिस किया था, टॉपिक वाइज हमने एनालिसिस किया, मेजर टेस्ट के साथ हमने एनालिसिस किया, और आज फिर से जीएसटी के साथ इन योजनाओं का हम फिर से विश्लेषण कर रहे हैं। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को वैसे पता है इन सभी एमसीक्यू की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? पीडीएफ में बार बार बताता रहता हूँ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कहाँ पर मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम की बात करें तो अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है दोस्त। सारे एमसीक्यू पीडीएफ, इसके साथ साथ आपकी सब्जेक्ट वाइज बात करें, आपकी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी साइंस में तो आपकी, चाहे आपके हिंदी हो, चाहे आपके इंग्लिश हो, चाहे आपके संस्कृत हो, चाहे आपके एल1 हो, तो सभी की सभी दोस्तों सब्जेक्ट की जीएसटी की बात करें तो ये सारी की सारी कहाँ पर डाल दी गई दोस्तों? अपने टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ डाल दी गई है। तो आप रिवीजन करना चाहो तो इस जीएसटी के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी बिल्कुल क्लीन पीडीएफ एचटी प्रिंट के ऊपर आप पीडीएफ निकाल के भी आप तैयारी कर सकते हो, यानी एक बार रिवीजन कर सकते हो सभी सब्जेक्ट का।
तो ये सारी पीडीएफ की बात करें कहाँ पर डाली गई है दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप क्लास के माध्यम से एमसीक्यू तैयार कर रहे हो अभी जीएसटी के, तो क्लास के माध्यम से कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। साथ साथ यदि आप पीडीएफ के माध्यम से समझना चाहते हो तो आप टेलीग्राम के ऊपर जुड़ सकते हो दोस्तों। इस टेलीग्राम की बात करें पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर, आपको सारी पीडीएफ आज तक जितने भी हमने एमसीक्यू किए हैं, जितने भी हमने आपका कोर्स कंप्लीट किया है, तो सारी पीडीएफ इसके ऊपर डाली गई है। तो सारी तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष है, क्योंकि 17 से आपके एग्जाम है। लास्ट 2 दिन आप छोड़ सकते हैं, 15 दिन आपकी माने तो इन 15 दिनों के अंदर जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर सको उतना ही आपका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज ही क्लास हम शुरू करते हैं बाल कल्याणकारी योजनाओं से और पुरस्कार से, और फिर पढ़ेंगे हम दोस्तों हम राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपकी विशेष सूची दे रखी है। तो अभी देखो अपना शैक्षिक परिदृश्य चल रहा है दोस्तों, 1 से 25 नंबर पेज तक ये दे रहा है और आज ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं। पीएम श्री की बात करें यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। पीएम श्री की बात करें, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, इस योजना का शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछिए कि पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी शुभारंभ कब हुआ था। तो शुभारंभ हुआ था दोस्तों आपका 5 सितंबर 2022 को। ये डेट आपकी पूछी भी जा चुकी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पीएम श्री योजना का उद्देश्य की बात करें यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम एवं खेल सुविधाओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इसके अंतर्गत ग्रीन स्कूल का विकास तथा स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क SQAF लागू किया गया है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य दोस्तों। इस योजना के में केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय भारांश की बात करें तो 40-60 अनुपात 40, यानी केंद्र का 60% है और राज्य कितना आपका 40% है। तो बिल्कुल राइट बात है दोस्त। तो मैं पूछा है दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पूरी डिटेल आपको दी गई है। पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 5 सितंबर 2022 को। कब हुई थी, 5 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य था आपका एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम व खेल सुविधाओं का विकास करना है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इसके अंतर्गत ग्रीन स्कूल का विकास तथा स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क का लागू किया गया। इस योजना के में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भारांश की बात करें तो 60 अनुपात 40 है दोस्तों। तो सारे के सारे सत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 दोस्तों। ब्लॉक स्तर पर बात करते हैं, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लो इसी के साथ। ब्लॉक स्तर पर कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर स्कूल का चयन, ब्लॉक स्तर पर स्कूल चयन की बात करें दोस्तों तो कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा, 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा दोस्तों, आपके 2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। ठीक है, इन स्कूलों के चयन के लिए आवेदन किस पर क्या करना होगा दोस्तों, आवेदन की बात करें तो आवेदन करना होगा आपका चैलेंज पोर्टल पर। किस पर, चैलेंज पोर्टल पर आवेदन करना होगा, चैलेंज पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूछा जा चुका आपका फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर पूछा जा चुका है कि पीएम श्री योजना के अंदर स्कूल चयन के लिए किस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो चैलेंज पोर्टल पर आवेदन करना होगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। राजस्थान में बात करें कितने स्कूल वर्तमान में संचालित है, राजस्थान में स्कूल की बात करें दोस्तों कितने स्कूल संचालित है, आपकी 739 विद्यालय संचालित है, विद्यालय संचालित। यानी पीएम श्री योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने विद्यालय संचालित है दोस्तों, वर्तमान में 739 विद्यालय संचालित है, यानी 739 विद्यालयों का संचालन हो रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान लिख देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए वर्तमान क्या मतलब है। तो ये पूरी की पूरी आपको योजना यहाँ पर समझ में आ गई होगी दोस्तों। पीएम श्री योजना की बात करें तो चारों ऑप्शन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा, चैलेंज पोर्टल पर आवेदन करना होगा। राजस्थान के अंदर कितनी पीएम श्री योजना के अंतर्गत संचालित विद्यालय, तो 739 विद्यालय संचालित है। रीट के अंदर सीधा पूछा जा सकता है दोस्त। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, देखिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को क्या सुविधा प्रदान की जाती है। यानी प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को क्या सुविधा प्रदान की जाती है। सूखा राशन,
गर्म पका हुआ भोजन, पोषण भत्ता या केवल दूध का वितरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गर्म पका हुआ भोजन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम आपके प्रधानमंत्री पोषण योजना की। किसकी बात करते हैं हम? प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना, इस योजना की बात करते हैं दोस्तों। प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों ये योजना? प्रारंभ की बात करें, क्योंकि अभी देखो जमादार के अंदर योजनाओं का प्रारंभिक क्रम पूछा गया था, यानी 4 योजनाएं दी हुई थी, लगभग आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन 4 योजनाओं के क्रम पूछा गया था कि शुरुआत से अंत तक का क्रम बताइए। जमादार 2025 के एग्जाम अभी आपकी 3-4 दिन पहले हुआ है दोस्तों। तो इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये डेट याद कर लेना, 29 सितंबर 2021 को। कब हुआ था दोस्तों? 29 सितंबर 2021 को। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी दोस्तों, जमादार के अंदर एक चीज़ कॉमन क्या थी? यदि आपको एक भी योजना की डेट याद है, एक भी योजना की डेट याद है, तो आपका क्रम गलत नहीं होगा। ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था इन 18 क्वेश्चनों के अंदर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, एक की भी डेट याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यदि जमादार वाला फॉर्मूला आपको योजनाओं के अंदर अपनाता है अधीनस्थ बोर्ड रीट के अंदर। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात करें दोस्तों, प्रारंभ कब हुई थी आपकी? 29 सितंबर 2021 को। किसके स्थान पर दोस्तों? भाई ये योजना स्थान किसके स्थान पर शुरुआत हुई थी, ये भी याद होना चाहिए। तो मिड डे मील के स्थान पर, मिड डे मील के स्थान पर, शुरू हुई थी दोस्तों। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री पोषण योजना। कौन से 70 से? 70 की बात करें दोस्तों, 70 की 2021-22 से योजना शुरू हुई थी, और अवधि की बात करें कहाँ तक? 2025-26 तक, यानी जो वर्तमान 70 है यहाँ तक ये योजना चलाई गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर कक्षा 1 से 8 तक की बात कर रहे थे। कक्षा 1 से 8 तक कैसा भोजन दिया जाएगा दोस्तों? आपका गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों 2 चीज़ें और याद कर लेना, ये तो याद कर लेना श्री कृष्ण भोग योजना, श्री कृष्ण भोग योजना। ठीक है, एक योजना याद कर लेना दोस्तों आपके न्यूट्रिशन गार्डन, न्यूट्रिशन गार्डन, यानी कि बात करें किचन गार्डन भी बोल सकते हो आप, किचन गार्डन। देखो दोस्तों ये चलाई गई थी आपके भामाशाहों द्वारा, यानी राजकीय विद्यालय भामाशाहों द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यक्रमों के अवसर पर भोजन का आयोजन। ठीक है, किसके अंदर? श्री कृष्ण भोज योजना के अंतर्गत। न्यूट्रिशन की बात करें, इसके अंदर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के कौशल स्तर को बढ़ाने तथा ताजी व स्वादिष्ट सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए खाली भूमि पर न्यूट्रिशन गार्डन विकसित किया जाएगा। यानी विद्यालय है आपका, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, कभी देखते हो आप बीच में स्कूल है, पीछे भी जगह रहती है, आगे भी जगह रहती है, तो आगे वाले में ग्राउंड बना दिया जाता है जो बच्चे उसमें खेल सकें, और पीछे जो जगह है उसमें आपको सब्जी वगैरह हरी सब्जी बो दी जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए कौन सी आपकी न्यूट्रिशन गार्डन का विकास किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, स्वादिष्ट हरी सब्जी वगैरह के फल लगाए जाएंगे, यानी पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ये था। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके स्थान पर? ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मिड डे मील के स्थान पर 70 2021-22 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो वो क्या गया दोस्तों आपके प्रधानमंत्री पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है 2025 के अंदर। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, विद्यांजलि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यांजलि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है समुदाय एवं स्वयं सेवकों द्वारा ज्ञान साझा कर विद्यालयों को सहायता प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाना। चौथा ऑप्शन दे रखा है शिक्षकों का स्थानांतरण। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विद्यांजलि पोर्टल की। विद्यांजलि पोर्टल की बात करें, शुरुआत कब हुई थी, यानी शुभारंभ की बात करते हैं सबसे पहले, कि शुभारंभ वाला क्वेश्चन अभी आपको पूछा जा रहा है वर्तमान में। तो शुभारंभ हुआ था दोस्तों इसका 7 सितंबर 2021 को। कब हुआ था दोस्तों? 7 सितंबर 2021 को इस पोर्टल का शुभारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों समुदाय एवं स्वयं सेवकों द्वारा ज्ञान साझा कर विद्यालयों को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो दोस्तों एक बात याद कर लेना यहाँ पर, इसकी लास्ट 2022 के अंदर, रीट 2022 के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्त। यानी सबसे पहले तो आप ये याद कर लेना, नेशनल इनिशिएटिव नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी
प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये फुल फॉर्म लास्ट टाइम आपकी रीट 2022 के अंदर पूछी गई थी दोस्तों। तो निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें पूछा है दोस्तों। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, कक्षा 3 तक प्रत्येक बालक में पढ़ने लिखने व गणित की क्षमता विकसित करना, माध्यमिक शिक्षा में डिजिटल सुविधा प्रदान करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कक्षा 3 तक प्रत्येक बालक में पढ़ने लिखने एवं अंकगणित की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था, यानी प्रारंभ कब हुई थी। प्रारंभ की बात करें दोस्तों, ये हुई थी आपकी 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को ये योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उद्देश्य दोस्तों ये आपके 2026-27 का तक ये उद्देश्य था आपका भाई। ये उद्देश्य जो कक्षा 3 तक था, इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया था। लक्ष्य की बात करें 2026-27, सत्र कौन सा था आपका 2026-27। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रावधान क्या था, FLN कार्यक्रम चलाया जाना। इसके अंदर किसका प्रावधान किया गया था दोस्तों। प्रावधान की बात करें तो प्रावधान किया गया था FLN, ठीक है, कार्यक्रम। और इसके अंदर दोस्तों आपके 3 विकासात्मक कार्यक्रम हुए थे दोस्तों। कितने विकासात्मक कार्यक्रम, 3 विकासात्मक कार्यक्रम। विकासात्मक कार्यक्रम की बात करते हैं, कौन कौन से थे 3 कार्यक्रम। पहला था आपका SW यानी स्वास्थ्य व सफाई, हेल्थ एंड वर्क। दूसरा था आपका EC यानी प्रभावी संप्रेषण, यहाँ पर लिख देता हूँ साथ साथ याद हो, स्वास्थ्य व सफाई। EC की बात करें प्रभावी संप्रेषण, और तीसरा आपका विकासात्मक कार्यक्रम था दोस्तों आपका IL यानी कि संबंध विद्यार्थी। तो पूरी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन आपको करवा दिया गया दोस्तों। तो निपुण भारत की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म है दोस्तों आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। प्रारंभ हुआ था दोस्तों 5 जुलाई 2021 को। कब था, 5 जुलाई 2021 को। लक्ष्य रखा गया था 2026-27 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक में पढ़ने लिखने एवं अंकगणित की क्षमता विकसित करना। ठीक है, इसमें प्रावधान था FLN कार्यक्रम का संचालन करना। 3 विकासात्मक कार्यक्रम थे SW, EC तथा IL। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना PME विद्या योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है। अब देखो कौन सा घटक शामिल नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा छप सकता है। पहला दे रखा है दोस्तों आपका दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो आपकी इसकी बात करते हैं, PME विद्या योजना की बात करते हैं दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को। तो इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपका 31 मई 2020 को। कब बताइए योजना, 31 मई 2020 को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ठीक है, यानी कोविड-19 के दौरान मल्टी मोड एक्सेस द्वारा ई लर्निंग। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भी था। इसके अंदर 4 घटक थे दोस्तों। कितने घटक थे आपके, 4 घटक थे। आप देखो कुल घटक की बात पूछे कि PME विद्या के अंदर कुल घटक कितने थे, तो 4 घटक। सीधा क्वेश्चन आपको बन सकता है। आप देखो इनमें पूछा है कि PME विद्या योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा घटक शामिल नहीं था, तो 4 में से कौन सा नहीं है, तो 3 तो दिए हुए आपने। तो पहला था दोस्तों आपका दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल राइट है। रेडियो एवं पॉडकास्ट दूसरा घटक था, बिल्कुल राइट। स्वयं प्रभा, 1 क्लास 1 TV चैनल, बिल्कुल राइट। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि कोविड के अंदर प्रतिभा खोज परीक्षा थोड़ी आयोजित की जाएगी, तो आप क्वेश्चन को भी समझ सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा घटक कौन सा था दोस्त, चौथा घटक कौन सा था, चौथा घटक था आपका विकलांगों के लिए सांकेतिक भाषा युक्त डिजिटल चैनल। विकलांगों के लिए सांकेतिक भाषा युक्त डिजिटल चैनल। तो ये 4 घटक थे दोस्तों। यानी सीधा पूछ ले कि PME विद्या योजना के अंदर कुल घटक कितने थे, आपके 4 थे। पहला कौन सा था आपका, पहला था दोस्तों आपका दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूसरा था आपका रेडियो पॉडकास्ट, तीसरा था आपका स्वयं प्रभा, 1 क्लास 1 TV, और चौथा था आपका विकलांगों के लिए सांकेतिक भाषा युक्त डिजिटल चैनल दोस्तों। शुभारंभ हुआ था आपका 31 मई 2020 को। कब हुई थी इस योजना का शुभारंभ, यानी आरंभ कब हुई थी,
31 मई 2020 को आरंभ हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों अपना, स्टार्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्टार्स योजना के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है यह मैं पूछा दोस्तों। स्टार्स यानी स्ट्रेटनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, इन फुल फॉर्म की बात करें, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। यह योजना मिड डे मील योजना के स्थान पर प्रारंभ हुई थी? नहीं, मिड डे मील योजना के स्थान पर प्रारंभ नहीं हुई दोस्तों, तो पहला तो गलत हो जाएगा। मिड डे मील योजना के स्थान पर कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी, अभी हम पीछे फट चुके हैं। कौन सी हुई थी आपकी दोस्तों बताओ। अरे प्रधानमंत्री पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। यह योजना NEP 2020 की लॉन्च व्हीकल है तथा इसके अंतर्गत प्रख राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापना की गई, यानी प्रख राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई किसके अंतर्गत, स्टार्स योजना के अंतर्गत। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपकी स्टार्स योजना की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये योजना का प्रारंभ की बात करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ वाली डेट आपको याद होनी चाहिए। तो योजना आपकी प्रारंभ हुई थी दोस्तों आपकी 16 अक्टूबर 2020 को, 16 अक्टूबर 2020 को, ठीक है दोस्त। ये योजना NEP 2020 की लॉन्च व्हीकल है, तो ये लाइन तो आपको याद करनी है दोस्तों। सीधा ही पूछा जा सकता है कि NEP 2020 की लॉन्च व्हीकल कौन सी योजना है, तो स्टार्स योजना। कौन सी आपकी, स्टार्स योजना। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी प्रख राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करना था। ये तो उद्देश्य आपको याद हो गया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों राज्यों के 2 भाग बांटे गए थे, ठीक है, राज्यों के 2 भाग, राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था। और ये 2 भाग किसके आधार पर बांटे गए थे दोस्तों, आधार की बात करें किसके आधार पर, आपकी PGI रिपोर्ट के आधार पर, PGI रिपोर्ट के आधार पर। सीधा पूछ ले कि राज्यों को 2 भागों में स्टार्स योजना के अंतर्गत किस रिपोर्ट के आधार पर बांटा गया, तो PGI रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है दोस्तों। 2 भाग कौन से थे, पहला भाग था दोस्तों आपके लाइट हाउस, कौन सा आपका लाइट हाउस, और दूसरा भाग कौन सा था आपका दोस्तों, दूसरा भाग था आपका लर्निंग राज्य, कौन सा आपका लर्निंग राज्य, ठीक है। यानी कुल जिले कितने हो गए दोस्तों आपके, यानी कुल राज्य आपके, कुल राज्य हो गया आपके 6। कितने राज्यों को बांटा गया था दोस्तों, कुल की बात करें 6 राज्यों को, यानी 6 स्टेट की बात करते हैं। तो राजस्थान कौन सी स्टेट लाइट हाउस में था या आपके लर्निंग हाउस में, बताओ भाई। तो 3 तो थे आपके लाइट हाउस में और 3 थे आपके लर्निंग राज्य। तो राजस्थान आपके लाइट हाउस में था, यानी केरल, राजस्थान, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, ये तो किस में थे दोस्तों, लाइट हाउस के अंदर। लर्निंग राज्य की बात करें दोस्तों तो ओडिशा, ठीक है, MP, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र MH। तो ये 3 राज्य थे आपके लर्निंग राज्य के अंदर, यानी कुल राज्य थे आपके 6, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो लर्निंग राज्य के अंदर आपके ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को शामिल किया गया। लाइट हाउस के अंदर केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। स्टार्स योजना की बात करें, शुरुआत हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 2020 के अंदर। इसका उद्देश्य की बात करें तो ये योजना NEP 2020 की लॉन्च व्हीकल है तथा इसके अंतर्गत प्रख राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि पूरा कंप्लीट, लगभग हम 65 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो 65 क्वेश्चन को पूरा भी करना है हमें, तो थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, तो रिवीजन भी थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा डिटेल से करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन बहुत हो सके दोस्तों। लास्ट टाइम भी एक बार देखना चाहो योजनाओं को, तो इस क्लास को देखने के माध्यम से आपको पूरी योजना कवर हो, इस प्रकार से मैं आपको रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। समग्र शिक्षा अभियान संस्था का शुभारंभ कब किया गया, यानी समग्र शिक्षा अभियान की बात करें, संस्था का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों, 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2021 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। यानी समग्र शिक्षा अभियान की बात करें, संस्था की बात करें, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2018 को किया गया था दोस्तों। आप देखो इसके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वित्त पोषण। तो वित्त पोषण की बात करें तो वित्त पोषण कितना था दोस्तों, केंद्र और राज्य की बात 60:40, कितना आपका 60:40, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्था की बात करें, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर बात करें क्या क्या शामिल किया गया है दोस्तों, इसके अंदर SSA यानी आपकी बात करें सर्व शिक्षा अभियान प्लस रमसा प्लस आपका शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, इन तीनों को शामिल किया गया इसके अंदर आपके संस्था के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन,
यानी समसा के अंदर किन को शामिल किया गया? समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA, रमसा और शिक्षक शिक्षा को शामिल किया गया। विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। शॉर्ट के अंदर देखो विशेषता की बात करते हैं। इसकी विशेषता क्या है? जेंडर गैप कम करना, पहली तो है जेंडर गैप कम करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा का बढ़ावा देना को बढ़ावा, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और सीखने के परिणामों को बढ़ाना, सीखने के परिणामों को बढ़ाना, परिणामों को बढ़ाना। तो ये प्रमुख विशेषता है किनकी? भाई समस्या की। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था दोस्तों। आप देखो नोट लगा के याद कर लेना यहाँ पर साथ साथ ही। समग्र शिक्षा 2.0, समग्र शिक्षा 2.0 की बात करते हैं दोस्त। किसकी बात करते हैं हम? 2.0 की। इंपॉर्टेंट ये बनेगा दोस्तों यहाँ से। शुभारंभ की बात करें दोस्तों, शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ कब आता दोस्तों? इसका आता दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समग्र शिक्षा 2.0 की अवधि क्या रखी गई थी दोस्तों? अवधि रखी गई थी आपकी 2026। क्या रखी गई थी आपकी? 2026। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों चरण की बात करें, समग्र शिक्षा 2.0 के अंदर क्या होगा? देखो बाल वाटिकाएं, ठीक है। स्कूलों में क्या खोली जाएगी? बाल वाटिका। क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाल वाटिका, ठीक है। स्मार्ट कक्षा की स्थापना, ठीक है। और प्रशिक्षण शिक्षकों की व्यवस्था, प्रशिक्षण शिक्षक लिख देता हूं ताकि शॉर्ट में आप समझ सको। तो ये आपके चरण रखे गए किसके अंदर? समग्र शिक्षा 2.0 के अंदर। 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था आपका? 1 अप्रैल 2021 को। और समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था दोस्तों? आपका 1 अप्रैल 2018 को। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं देखो दोस्तों, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2021। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी। फुल फॉर्म याद कर लें दोस्तों, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। तो फुल फॉर्म इंग्लिश में याद कर लें दोस्तों, नेशनल, ये पूछी जा चुकी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। सीधा आपका पूछा जा चुका है। प्रारंभ की बात करते हैं सबसे पहले। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? ये 2013 में, ठीक है। इसका नोडल यानी किसको बनाया गया था? नोडल विभाग की बात करें, ये किसको बनाया गया था दोस्तों? NCERT को। किसको बनाया गया था? आपका NCERT को बनाया गया था। उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था दोस्तों आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना। नहीं दोस्त, सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना इसका उद्देश्य नहीं था। शिक्षकों का प्रशिक्षण करना भी इसका उद्देश्य नहीं था। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना भी इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था दोस्तों आपका विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ही राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC का मुख्य उद्देश्य था, जो प्रारंभ हुई थी 2013 के अंदर। नोडल विभाग बनाया गया था दोस्तों, यानी ये परीक्षा आयोजित किसके द्वारा करवाई जाती है? NCERT द्वारा आयोजित करवाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? राष्ट्रीय आविष्कार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आविष्कार मिशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आविष्कार मिशन। तो दोस्तों इसका शुभारंभ कब होता है, यानी चालू कब होता है, यानी प्रारंभ कब होता है? ये दोस्तों राष्ट्रीय आविष्कार मिशन है, ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 9 जुलाई 2015 को। कब हुआ था दोस्तों? 9 जुलाई 2015 को। सॉरी 2025 लिख दिया मैंने, 2015 था दोस्तों, 2015। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आविष्कार मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 9 जुलाई 2015 को चलाया गया था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना? बिल्कुल नहीं दोस्त। गणित एवं विज्ञान विषय में विद्यार्थियों में रुचि एवं उत्सुकता पैदा करना ही राष्ट्रीय आविष्कार मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
इंस्पायर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है। इंस्पायर योजना की बात करते हैं दोस्तों, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है। इंस्पायर इंटर्नशिप, इंस्पायर फेलोशिप, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप, इंस्पायर रोजगार योजना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायर रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों इंस्पायर योजना की, ठीक है। इंस्पायर योजना की बात करें दोस्तों, यानी कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, फुल फॉर्म की बात करें तो रिसर्च हो जाएगा दोस्तों। इसके घटक कितने थे, यानी कुल घटक की बात करें तो कुल घटक कितने थे आपके, 4 थे दोस्त। कुल घटक कितने थे आपके, 4 थे। कौन कौन से, इंस्पायर इंटर्नशिप पहला हो जाएगा, इंस्पायर फेलोशिप दूसरा हो जाएगा, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप तीसरा हो जाएगा, और चौथा कौन सा था दोस्तों आपका, चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप हो गया। और चौथा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताओ। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति। तो ये 4 घटक थे दोस्तों इंस्पायर्ड की बात करें, यानी कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत किस वर्ग के विद्यार्थियों को नवाचार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 10, कक्षा 9 से 12 या केवल स्नातक छात्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 6 से 10। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाए। मानक की बात करें दोस्तों, मानक योजना की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का प्रारंभ कब हुआ था। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुआ था दोस्तों ये पुरस्कार देना 2008 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 2008 के अंदर हुई थी। यदि 70 पूछ ले आपको किस 70 से संचालित है तो 70 हो जाएगा दोस्तों आपका 2009-10 से। कौन सा हो जाएगा आपका, 2009-10 से हो जाएगा, ठीक है। मानक की बात करते हैं दोस्तों, मानक की बात करें मिलियन मैंस ऑगमेटिंग नेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दोस्त। तो फुल फॉर्म भी आपकी पूछी जा चुकी है, तो ये भी याद कर लेना दोस्तों। तो कौन सी कक्षा के लिए था आपका, कक्षा 6 से 8। आप देखो नोट लगा कि बात याद करनी है आपको, नोट लगा के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्या बन सकता है दोस्तों, 70 की बात करते हैं 2025-26। तो इसके अंदर दोस्तों आपकी कक्षा 11 और 12 के विज्ञान वर्ग के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। कक्षा 11 और 12 के जो विज्ञान वर्ग के छात्र है दोस्त, वर्ग के छात्र और छात्राएं शामिल, छात्र और छात्राएं लिख देता हूँ दोनों, ताकि दोनों समझ आ जाए आपकी। छात्राओं को शामिल कर लिया गया दोस्तों। कौन से 70 के अंदर, 70 2025-26 के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है ऐसे, किस प्रकार से पूछेगा, देखो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत 70, या इस प्रकार से पूछ सकता है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत कक्षा 11 व 12 के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं को किस 70 से शामिल किया गया। तो आपका ऑप्शन के अंदर हो सकता है 70 2025-26, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बना के याद करो, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, और हो सकता है पूछा भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये चीज़ आप नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, यहाँ से पूछने की संभावना भी है। 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रोत्साहित की जाती है, ठीक है। और वर्ष 2025-26 में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता। वर्ष 2025-26 की बात करें तो ये पुरस्कार प्राप्त करने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो राजस्थान रहा दोस्तों आपके प्रथम स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा दोस्तों, आपके प्रथम स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के अंदर पुरस्कार पाने के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो प्रथम स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा दोस्तों, प्रथम स्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS की बात करें, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। ये योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों आपके 2008 के अंदर। कब हुई थी, 2008 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों। राजस्थान के अंदर इसका संचालन कौन करता है, संचालन की बात करें दोस्तों
केंद्र में तो NCERT करता है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन करता है दोस्तों? RSCERT द्वारा संचालन किया जाता है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर? आपका उदयपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कक्षा 8 के बाद विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रोकना। कक्षा 8 के बाद विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रोकना, यह मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य तो पूछा हमने, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लाभ क्या है दोस्तों इसका? तो लाभ की बात करें 9 से 12वीं, सॉरी कक्षा 9 से 12वीं की बात करें तक विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी पैसों के अभाव में उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो इस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की योजना के तहत जो 2008 में प्रारंभ हुई थी, 9 से 12 के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी की सारी योजनाएं थी दोस्तों केंद्र सरकार की। अब तक हमने जो योजनाएं देखी, लगभग हमने 13 क्वेश्चन देखे दोस्तों। ये योजना किसकी थी? आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं थी। तो यहाँ तक केंद्र सरकार की योजना आपको बहुत ही अच्छी समझ में भी आई होगी। तो अब तक एमसीक्यू कैसे लगे आपको, किस तरह से आपको मतलब एक तरह से बात करें रिवीजन किस प्रकार से हुआ आपका, तो कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने, वो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके राज्य सरकार की योजनाओं की। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है? ये इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इस क्वेश्चन पूछा गया था आपका रीट 2022 के अंदर भी। कहाँ पर पूछा गया था आपका? 2022 के अंदर भी ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या अपना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है अपना, केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को, या QS या NIRF टॉप संस्थानों के विद्यार्थी, 30% इसमें महिला शामिल है, केवल पोस्ट ग्रेजुएट छात्र, केवल विज्ञान विद्यार्थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? QS या NIRF टॉप संस्थानों के विद्यार्थी, जिनमें भी 30% क्या हो गया दोस्तों? महिलाओं को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी गया है आपका। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना का प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? ये योजना आपकी प्रारंभ हुई थी 2021 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 2021 के अंदर प्रारंभ हुई थी दोस्तों। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया था? नोडल विभाग की बात करें तो दोस्तों ये फ्लैगशिप योजना में भी शामिल की गई है। वर्तमान जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं अपनी, उसमें भी ये योजना शामिल की गई है, याद करना दोस्तों। तो इसका नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग। राजस्थान सरकार को बनाया गया दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेना दोस्तों, QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल, नोट लगा के याद कर लेना, QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थान। तो एक दोस्त का मैसेज आता है कि 5 6 की तरह दिख रहा है, तो इसको 5 कर लेना दोस्त। ठीक है, सही लिख देता हूँ। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थान तथा NIRF रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग के शीर्ष 50 भारतीय संस्थानों में, कौन से संस्थानों में? ये शीर्ष 50 से आपकी NIRF रैंकिंग शीर्ष 50 संस्थानों की बात करते हैं। भारतीय संस्थानों को ये छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा, संस्थानों के छात्रों के प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। और इनमें जो 150 भारतीय संस्थान और 150 आपके विदेश में संस्थान है, इनके अंदर बात करें, इनमें भी 30% योगदान यानी छात्रवृत्ति किसको दी जाएगी दोस्तों? महिलाओं को दी जाएगी। 30% कौन होगी? आपकी महिलाएं शामिल होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों आपके उच्च शिक्षा विभाग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सीधे क्वेश्चन की बात करें, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नोडल विभाग कौन सा है? बताओ भाई, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का नोडल विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉलेज शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, प्रारंभ कब हुई थी आपकी? प्रारंभ वाला याद कर लेना, जमादार का पेपर देख लेना एक बार, 1 अप्रैल 2020 को। तो सीधा क्वेश्चन पूछिए कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी दोस्तों। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया था? कॉलेज शिक्षा विभाग को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, प्रावधान की बात कर लेते हैं, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों जिनकी आय की बात करें, सबसे पहले आय की बात करें
तो आय आपकी 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से कम हो, ठीक है। कक्षा 12 की बात करें, जो आपकी कक्षा 12 की बात करें के अंदर आपकी 65% हो, कक्षा 12 में कितनी हो, 65% हो। और CBSE देखो, RBSE लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट के अंदर, RBSE के अंदर तो 65% हो, और आपकी 75% हो किसके अंदर, CBSE के अंदर। यदि CBSE के अंदर 75% है तो इस योजना का पात्र है जो छात्रा। यदि RBSE के अंदर बात करें तो 65% जिस छात्रा के अंदर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर होती है, जब 12वीं पास करने के बाद तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये स्कूटी प्रदान की जाती है, आप सभी को पता है कॉलेज के अंदर। तो 12वीं कक्षा के अंदर 65% है तो पात्र है, और 75% यदि CBSE में तो इस योजना की पात्र है दोस्तों, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक ये योजना है, इस बार 2025 के अंदर इसमें संशोधन भी हुआ है। देवनारायण स्कूटी योजना के तहत किन छात्राओं को स्कूटी तथा वित्तीय सहायता दी जाती है, सभी छात्राओं को नहीं। गुज्जर सहित 5 जातीय छात्राएं कक्षा 12 में 50% से अधिक अंक और माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो उनको स्कूटी दी जाती है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना का प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों, ये योजना प्रारंभ हुई थी 2011-12 से, यानी 70 की बात करें तो 2011-12 से ये योजना प्रारंभ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं हम वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, योजना RTE के तहत कक्षा 1 से 8 की छात्राओं के लिए है, 1 से 8 की छात्राओं के लिए। दूसरा दे रखा है, योजना कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करने पर फीस पुनर्भरण देती है। तो दोनों से कथन सत्य है, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। उपरोक्त कथन का सही कथन है केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना की बात करें तो प्रारंभ कब हुई थी आपकी, प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुई थी आपकी 1 नवंबर 2022 को। कब हुई थी आपकी, 1 नवंबर 2022 को ये योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ हुई, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 1 जनवरी 2022, 15 सितंबर 2022, 5 जून 2011, 29 नवंबर 2022। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 15 सितंबर 2022। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की बात करें तो दोस्तों ये योजना प्रारंभ कब हुई थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रारंभ हुई थी दोस्तों ये 5 जून 2011 को, 5 जून 2011 को योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। आप देखो कथनों पर बात करते हैं। पहला कथन दे रखा है आपका, योजना 8 लाख से कम आय वाले SC, ST, OBC, SBC और EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। योजना के अंतर्गत दूर रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन और आवास के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं, बिल्कुल राइट। योजना केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नहीं, सभी के लिए है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा आपका। उपरोक्त कथनों में से सही है तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का नोडल विभाग किसको बनाया गया दोस्त, नोडल विभाग की बात करें तो नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग दोस्तों। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा केवल सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। अनुवर्ती कोचिंग योजना की बात करें सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपकी किसी भी विद्यालय की से पढ़ी हुई हो, तो सभी के लिए ये गलत हो जाएगा। बाकी ये योजना के अंतर्गत दूर रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन और आवास के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। बिल्कुल हॉस्टल में रहता है या कोई कमरा लेकर रहता है तो उसको 40,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। बाकी 8 लाख से कम है तो SC, ST, OBC, SBC और EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योजना चलाई गई है दोस्तों। 5 जून 2011 को योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पन्ना दहाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत विद्यालयों को किसकी जिम्मेदारी दी गई है।
बताओ भाई, पन्ना दहाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत विद्यालयों को किसकी जिम्मेदारी दी गई है? छात्राओं को के नामांकन की निगरानी, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराना, केवल पोषण कार्यक्रम की योजना बनाना, छात्रवृत्ति वितरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराना ही पन्ना दहाई बाल गोपाल योजना का उद्देश्य है दोस्तों, यानी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, पन्ना दहाई बाल गोपाल योजना प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो प्रारंभ हुई थी दोस्तों आपकी 29 नवंबर 2022 को। कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछे कि पन्ना दहाई बाल गोपाल योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपकी 29 नवंबर 2022 को योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज वो प्रावधान से भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार आपकी। ठीक है, प्रावधान की बात करें, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5 की बात करें तो 15 ग्राम। ठीक है, कक्षा 6 से 8 की बात करें, कक्षा 6 से 8 की बात करें तो आपके 20 ग्राम। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और इसका प्रावधान यानी कौन करेगा, यानी प्रबंधन कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा? एसएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत किसका लाभ दिया जाता है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत किसका लाभ दिया जाता है दोस्तों? नियमित कॉलेज जाने वाली छात्राएं, कॉलेज नहीं जा सकने वाली बालिकाएं और महिलाएं, केवल स्नातक छात्राएं, केवल विधवा छात्राएं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? कॉलेज नहीं जा सकने वाली बालिकाएं और महिलाओं को लाभ दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट योजना प्रारंभ कब हुई थी, यानी कौन से 70 में ये प्रारंभ हुई थी? तो ये थी दोस्तों आपकी 70 2022-23। ऐसी बालिकाएं व महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती, उनकी फीस पुनर्भरण करना ही किस योजना का उद्देश्य था? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना में कितने विद्यार्थियों को चयनित कर निःशुल्क भ्रमण कराया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि ये योजना प्रारंभ कौन सी होती है, यानी प्रारंभ की बात करें 1970 में प्रारंभ की गई थी, तो 2022-23 में। ठीक है, 2022-23-70 में योजना प्रारंभ की गई थी। विभाग की बात करें, कुल कितने विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया जाएगा? 2000 विद्यार्थियों को। कितने विद्यार्थियों को? 2000 विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया जाएगा दूसरे राज्यों के अंदर, दूसरे राज्यों में। कितने दिन होगा आपका? 10 दिन का भ्रमण होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में छात्रों को लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक और माता पिता की आय क्या होनी चाहिए? छात्रों को न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे और उनकी माता पिता की आय क्या होगी, तभी आपके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। न्यूनतम 70% अंक आय 2 लाख से कम, न्यूनतम 75% अंक आय SC ST MBC 2.5 लाख से कम लाख, OBC 1.5 लाख, AWS 1 लाख से कम। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल दे रखी है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ये लास्ट टाइम भी पूछी गई थी रीट 2022 के अंदर। प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों आपका 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री संबल योजना किसके लिए लागू है? मुख्यमंत्री संबल योजना किसके लिए लागू है दोस्तों? विधवा या परित्यक्ता महिलाएं, छात्राएं, बीएड फीस पुनर्भरण। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सत्ता से लागू है दोस्तों ये योजना? 2015-16 से। कब से लागू है? 2015-16 से ये योजना लागू है। जो महिला विधवा है, परित्यक्ता महिलाएं, छात्राएं यानी उनके पति उनको छोड़ चुके हैं, बीएड है उसके पुनर्भरण के लिए योजना चालू की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना में, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना में किस वर्ग के विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाता है? SC ST वर्ग को, या AWS वर्ग के 10वीं और 12वीं के टॉप छात्र को, OBC को, सभी बोर्ड परीक्षा के पास छात्र को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? AWS वर्ग के 10वीं और 12वीं के टॉप छात्रों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? राशि दी जाती है आपकी 50,000। तो AWS वाले दोस्तों ने बहुत इसका लाभ उठाया।
ठीक है। और कब प्रारंभ की थी दोस्तों, ये प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों, यानी ये पुरस्कार देना प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, 2022-23 में। कब हुआ था आपका, 2022-23 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा 9 और 11 में कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेने के लिए कक्षा 9 और 11 में कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, 40%, 45%, 50% या 55%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50%। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की बात करते हैं। किस सत्र से प्रारंभ हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी दोस्तों 2014-15 से। कौन सा सत्र था आपका, 2015-14। ठीक है। आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों, इसका आयोजन की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 3 प्रकार की परीक्षा होती है जिसमें राज्य प्रतिभा खोज में 50 विद्यार्थी शामिल होते हैं। गणित व विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज में 50 विद्यार्थी और कला और वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज में 50 विद्यार्थी, ठीक है, शामिल होते हैं। और 10वीं 12वीं के कक्षा में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 और 11 में 50% अंक प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो पहले मैंने बहुत ही डिटेल से आपको करवाई ये योजना सारी। आज थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी। तो कक्षा 9 और 11 के अंदर बात करें, जिन विद्यार्थियों के 50% आए हैं, जो विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 में हो चुके हैं, उनके लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अजमेर द्वारा। सत्र 2014-15 से प्रारंभ की गई थी। कौन से सत्र से, 2014-15 से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक और याद कर लेना दोस्तों साथ साथ, इसके अंदर 3 प्रकार की परीक्षा होती है। 3 प्रकार की परीक्षा होती है जिसके अंदर दोस्तों पहली की बात करें राज्य प्रतिभा खोज की बात करें, उसमें कितने विद्यार्थी होते हैं आपके, 50 विद्यार्थी होते हैं। कितने विद्यार्थी होते हैं दोस्तों आपके, 50। विज्ञान की बात करें, विज्ञान में प्रतिभा खोज में कितने विद्यार्थी, 50। कला की बात करें, कला में कितने विद्यार्थी दोस्तों, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन और पूछा गया था वहाँ से, जैसे मुझे याद आ रहा है। लास्ट टाइम आपको यहाँ पर प्रोत्साहन राशि भी पूछी गई थी। प्रोत्साहन राशि की बात करें, ये पूछी गई थी लास्ट टाइम 2022 के अंदर, मेरे हिसाब से SST के अंदर पूछी गई थी 2022 के अंदर इस प्रतिभा खोज की। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, फर्स्ट स्थान आता है ना, उसको देते हैं दोस्तों 4,000 रुपये। कितने, 4,000 रुपये, ठीक है। और 2 से 20वें स्थान तक, दूसरे से 20वें तक की बात करें, इसको दिए जाते हैं दोस्तों आपके 2,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं को प्रति उपस्थिति कितनी राशि दी जाती है। छात्राओं को पूछिए दोस्तों, यहाँ पर छात्राओं को दी जाती है, यानी बालिकाओं को प्रति उपस्थिति कितनी राशि दी जाती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। बता भाई, तो 10 रुपये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात करते हैं। प्रारंभ सत्र की बात करते हैं सबसे पहले। भाई ये प्रारंभ कब हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी दोस्तों 2017-18 से। कब हुई थी, 2017-18 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और RTI एक्ट की बात करें, RTI एक्ट 2000 नियमावली की 2011 की बात करें तो नियम 7 है आपका। कौन सा आपका, नियम 7, यानी आसपास में स्कूल स्थापित करना, ठीक है। सीमाएं, आसपास के स्कूल की सीमाएं, ये तो है अपना नियम 7। तो इसके अंदर बात करें सीमाएं, लिख देता हूँ नियम 7 के अंदर। तो दोस्तों देखो, कक्षा 1 से 5 के जो 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। यदि इससे दूर है आपकी तो 10 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों कक्षा 6 से 8 की बात करें, यदि 2 किलोमीटर दूर से उधार लें तो 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद कर लेना दोस्तों, 9 से 12 यदि छात्रा केवल, इसके अंदर दोस्तों केवल छात्रा आएंगी, 9 से 12 में केवल छात्रा आएंगी, केवल छात्राएं, इसको याद कर लेना। यदि 5 किलोमीटर से दूर से आती है तो 20 रुपये प्रति उपस्थिति। और इसके अंदर दोस्तों बालक बालिका दोनों शामिल है, बालक व बालिका दोनों शामिल है दोस्त। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है मेरे हिसाब से, शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर पूछा जा चुका है।
ठीक है, फर्स्ट ग्रेड। विमुक्त गुमतु एवं अर्ध गुमतु समुदाय के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना के लाभ लेने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है दोस्तों? बताओ भाई, 50%, 55%, 60% या 65%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि ये समुदाय की बात करें, शुरुआत यानी प्रारंभ कब हुई थी ये योजना? प्रारंभ की बात करें दोस्तों तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी 2022 को योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। इसके अंदर कितनी जातियों को शामिल किया गया दोस्तों? आपकी 32 जातियों को शामिल किया गया। जातियों को शामिल की बात करें तो कितनी जातियों को शामिल किया गया? आपके 32 जातियों को इसमें शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना में 12वीं बोर्ड में राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि कितनी है? 31,000 रुपये, 41,000 रुपये, 51,000 रुपये, 61,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये दोस्तों? 51,000 रुपये। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना की बात करते हैं। प्रारंभ कब हुई थी आपकी? तो प्रारंभ की बात करें तो 2012 के अंदर। कब प्रारंभ हुई थी आपकी? 2012 के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिला स्तर पर बात करें तो 11,000 रुपये। जिला स्तर की बात करें तो कितने रुपए दे जाएंगे दोस्तों? आपकी 11,000 रुपये। राज्य स्तर की बात करें, 10वीं की बात करें तो 10वीं में कितने जाएंगे आपके? 31,000 रुपये। और 12वीं में कितने रुपये दे जाएंगे दोस्तों? आपके 51,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में किन विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं की पाठ्य पुस्तक मुफ्त दी जाती है, यानी फ्री दी जाती है? सभी विद्यार्थियों को नहीं, सभी विद्यार्थियों को तो नहीं दी जाती दोस्तों। SC/ST के विद्यार्थी एवं छात्राएं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कितने कपड़े और सिलाई राशि दी जाती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कितने कपड़े और सिलाई राशि दी जाती है? 1 ड्रेस और 100 रुपये की सिलाई, 2 ड्रेस और 200 रुपये की सिलाई, 2 ड्रेस और 150 रुपये की सिलाई, 3 ड्रेस और 200 रुपये की सिलाई? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 ड्रेस और 200 रुपये की सिलाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं योजना का प्रारंभ कब हुआ था। यूनिफॉर्म जो निःशुल्क की योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपकी 29 नवंबर 2022 को। कब हुआ था दोस्तों? 29 नवंबर 2022 को योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 8 के लिए। कक्षा 1 से 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव गांधी डिजिटल योजना में किन विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है? राजीव गांधी डिजिटल योजना में किन विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है? कक्षा 8 के उत्तीर्ण एवं राज्य स्तर पर 75% अंक प्राप्त 6,000 विद्यार्थी, केवल कक्षा 10 में उत्तीर्ण छात्र, सभी राजकीय स्कूल के विद्यार्थी, केवल SC/ST के छात्र? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कक्षा 8 के उत्तीर्ण एवं राज्य स्तर पर 75% अंक प्राप्त किए 6,000 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बात करें दोस्तों, राजीव गांधी आवासीय योजना पूछी गई थी जमादार के अंदर, तो ये आपकी राजीव गांधी डिजिटल योजना याद कर लें दोस्तों। प्रारंभ यानी किस 70 में प्रारंभ हुई थी आपकी? प्रारंभ 70 की बात करें तो 2013-14 2013-14 दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना में स्नातक स्तर पर कितनी राशि दी जाती है और कितने वर्ष के लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना में स्नातक स्तर पर कितनी राशि दी जाती है और कितने वर्ष के लिए? 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए, 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 2,000 रुपये 5 वर्ष के लिए? तो 4,000 रुपये दोस्तों 3 वर्ष के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि मेरे हिसाब से अपनी क्लास पूरी हो नहीं पाएगी। मेरा या अकेलवे प्रोत्साहन योजना में राज्य स्तर पर कक्षा 10 व 12 के द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी? बताओ भाई, एक बार उसको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा स्पीड के अंदर। प्रारंभ कब हुई थी दोस्त? ये प्रारंभ हुई थी आपकी 2007-8 के अंदर। कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2007-8 के अंदर हुई थी दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा या अकेलवे प्रोत्साहन योजना में राज्य स्तर पर कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थी
कक्षा 12 के द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थी को कितनी राशि दी जाती है? 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 12,000 रुपये या 21,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 11,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम स्थान प्राप्त करेगा तो यदि प्रथम स्थान आ जाए तो 21,000 रुपये दोस्त। कितने दिए जाएंगे आपके? 21,000 रुपये मेरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आनंदम पाठ्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ये सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों। खेल एवं कला में प्रोत्साहन के लिए, बालिकाओं के आत्मरक्षा कौशल बढ़ाने के लिए, महात्मा गांधी के न्यायशीलता सिद्धांत से प्रेरित होकर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 150वीं जयंती पर किया गया था दोस्तों। यानी 70 की बात करें 2020-21 2020-21 में आपके आनंदम पाठ्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। महात्मा गांधी कौन सी जयंती थी दोस्तों? आपका 150वीं जयंती। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। बालिकाओं के नामांकन, ठहराव और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ाना, आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये किसके द्वारा? यानी रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। खेल रत्न और कला रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त भाई। खेल रत्न और कला रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये, 51,000 रुपये, 52,000 रुपये, 55,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 51,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? ये 2017-18 से। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 2017-18 से खेल रत्न और कला रत्न पुरस्कार योजना शुरू हुई थी दोस्तों। किसके द्वारा? आपके RBSC लिख देता हूँ शॉर्ट के अंदर, RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। ठीक है। संचालन की बात करें, संचालन की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, देखो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? सही कथन कौन सा है दोस्तों? कक्षा 6 से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 55% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभ कब हुआ था आपका दोस्तों? आपका प्रारंभ होती है आपकी 2009-10। कब होती है आपकी? 2009-10 के अंदर प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में कुल स्कूल की बात कर लेते हैं। कुल स्कूल की बात करें तो कितनी आपकी? 134। कितनी आपकी? 134 है दोस्तों। और यहाँ पर देखो एक अभी कलाम ने आपकी प्री एग्जाम में पूछा था फाइनल के अंदर, कौन सा आपका 2016-17 में, 2016-17 में मॉडल विद्यालय स्थापित किया गया था आपका। कौन सा आपका? मॉडल विद्यालय। ये आपका टेस्ट में भी आया था। कहाँ पर? आपके झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर स्थापित किया गया था। और इसके अंदर डे बोर्डिंग प्रारंभ किया गया था दोस्त। डे बोर्डिंग का गठन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। ये क्वेश्चन आपके कलाम टेस्ट ने में भी पूछा था दोस्त। तो मुझे याद है तो क्योंकि मैंने आपको एनालिसिस करवाया, तो आपको भी याद होगा क्योंकि आपने एनालिसिस देखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय कब से संचालित है? कब से संचालित है दोस्तों? 2018-19 से, 2019-20 से, 2020-21 से या 2021-22 से? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 2019-20 से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ कब हुए थे दोस्तों? प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुई थी दोस्तों 19 जून 2019 को घोषणा हुई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और दिसंबर 2024 की बात करें, कितने विद्यार्थी वर्तमान में महात्मा गांधी? बताओ भाई। 37 विद्यालय संचालित है। विद्यालय संचालित है दोस्त। कितने आपके? 37 विद्यालय संचालित है। दिसंबर 2024 के आंकड़े हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय कितने संचालित है? तो 37 संचालित दोस्तों। 19 जून 2019 से महात्मा गांधी विद्यालय शुरुआत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें बालिकाओं को आरक्षित है?
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करें कि 70 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, 70 की बात करें 2004-5। ठीक है, बालिकाओं के लिए आरक्षित कितनी है दोस्तों? 50%, 60%, 75%, 80%। तो दोस्तों 75% बालिकाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में बात करें कुल कितने KGBV संचालित है? वर्तमान की बात करें KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने संचालित है दोस्तों? आपके 342। राजस्थान में कितने आपके संचालित? 342 है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय किस वर्ग के लिए संचालित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय किस वर्ग के लिए संचालित है? शहरी क्षेत्र के कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए नहीं दोस्तों। ठीक है, देखो क्षेत्रीय आबादी वाले क्षेत्रों में कक्षा 6 से 8 के लिए संचालित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में 7 है दोस्तों। वर्तमान की बात करें तो स्कूल की बात करें तो स्कूल कितने दोस्तों? 7 है, मैंने बताया था आपको 7। और आवास कितने हैं दोस्तों? आवास कितने वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो 4 है। 7 स्कूल की बात करें दोस्तों, 7 स्कूल में 2 तो बालिका है दोस्त। बालिका कितनी है? 2। ठीक है, और बालक कितनी है दोस्तों आपकी? 5 विद्यालय है। छात्रावास में बात करें तो 2 बालिकाओं के हैं, 2 बालकों के हैं, 2 ही बालकों के हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महिला शिक्षण विभाग किसके लिए संचालित है? महिला शिक्षण विभाग किसके लिए संचालित है दोस्तों? जो 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की जो तलाकशुदा बालिका है या महिला है, विधवा महिला है, आदिवासी तथा शिक्षा के अवसरों से वंचित जो महिला है उनके लिए संचालित दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो झालावाड़ जिले के अंदर। कहाँ पर दोस्त? आपके झालावाड़ जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी विद्यालयों और शिक्षा कार्यालयों का लाइव डेटाबेस प्रबंधन करना। लाइव डेटाबेस प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? वर्ष 2016-17 में। वर्ष 2016-17 में प्रारंभ हुई थी। केवल नए विद्यालय बनाना नहीं दोस्त, ये नहीं है। देखो, राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण एवं विकास करना ही मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद कर लेना, नोट लगा के 2019-20 में संस्कृत विद्यालय में सम्मिलित कर लिया गया। इसमें संस्कृत विद्यालय, ठीक है, और आपके प्राथमिक विद्यालय भी शामिल दोस्त, विद्यालय भी शामिल कर लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया गया? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया गया दोस्तों? बताओ भाई। 10 वर्ष या अधिक, 12 वर्ष या अधिक, 15 वर्ष और अधिक, या 18 वर्ष और अधिक? तो 15 वर्ष और अधिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचालन की बात करें इस कार्यक्रम यानी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? प्रारंभ की बात करें तो 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और, घटक पूछे जा सकते हैं। कितने घटक शामिल है दोस्तों? 5 है दोस्त। कितने घटक आपके? 5। पहला कौन सा आपका? बुनियादी साक्षरता। बुनियादी साक्षरता। दूसरा घटक कौन सा आपका? क्रिटिकल जीवन कौशल। क्रिटिकल जीवन कौशल। तीसरा कौन सा आपका? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा। चौथा कौन सा आपका? बताओ भाई। व्यवसाय कौशल। व्यवसाय कौशल। और 5वां घटक कौन सा आपका? सतत शिक्षा। सीधा पूछा जा सकता है दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये राजस्थान सरकार की पूरी योजना कंप्लीट हो चुकी है। अब तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना की बात करते हैं। 4-5 योजनाएं ये कर लेते हैं दोस्तों। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गार्गी पुरस्कार योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है और किस अवसर पर दी जाती है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष आपकी 6,000 रुपये दी जाती है, बसंत ऋतु की पंचमी पर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों गार्गी पुरस्कार देना? कब प्रारंभ होता है दोस्तों? 1988 में प्रारंभ होता, सॉरी 1998 के अंदर। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1998 के अंदर गार्गी पुरस्कार देना प्रारंभ होता है दोस्तों। प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो कक्षा 10वीं की बोर्ड की बात करें, कक्षा 10वीं बोर्ड की बात करें, इसके अंदर यदि 75% से अधिक में बालिका लेके आती है तो उसको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और कितनी किस्त में दी जाती है दोस्तों? 2 किस्त होती है इसमें। किस्त कितनी होती है आपकी? 2 होती है। कितनी की? 1000 की? 3,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना किस 70 में प्रारंभ हुई थी? 70 की बात करें दोस्तों तो 2008-9 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2008-9 के अंदर। लाभार्थी कौन है दोस्तों इसके अंदर? बताओ भाई। कक्षा 10वीं 75% अंक लाने वाली बालिका नहीं, कक्षा 12वीं में 75% या उससे अंक प्राप्त करने वाली बालिका शामिल होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? राशि दी जाती है आपकी 5,000 रुपये। कितनी दी जाती है आपकी? 5,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बेटी योजना कौन सी? आपकी बेटी योजना सबसे पहले बात करें किस 70 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 70 की बात करें तो 2004-5 में योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों। राज्य स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं नहीं दोस्त, राज्य स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं नहीं, अनाथ या माता पिता में से कोई एक नहीं होने वाली बीपीएल श्रेणी की बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कक्षा में? कक्षा 1 से 12 के लिए योजना है दोस्त, कक्षा 1 से 12 के लिए योजना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोत्साहन राशि की। प्रोत्साहन राशि की बात करें दोस्त तो दोस्तों कक्षा 1 से 8 की बात करें तो आपके 2100 रुपये प्रतिवर्ष ये पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपके 9 से 12 की बात करें तो आपके 2,500 रुपये प्रतिवर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 50, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को कितनी राशि यानी कितनी वार्षिक राशि दी जाती है दोस्तों? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना बैटरी बैकअप मात्र 3% बचा है। 3% में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं उतने ही कर पाएंगे। ठीक है, पहले बता देता हूँ मैं। 5,000 रुपये की बात करते हैं। कितने? 5, क्योंकि आज पूरे दिन लाइट नहीं आई थी क्योंकि काम चल रहा है रोड के ऊपर। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को कितनी वार्षिक राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपये। कितनी दी जाती है दोस्तों? आपकी 5,000 रुपये दी जाती है दोस्तों। 70 की बात करें कि 70 में ये प्रारंभ होता, तो 70 की बात करें तो 2004-5 में, 2004-5 में ये प्रारंभ होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना के तहत लाभार्थी कौन है? 70 की बात करें दोस्तों कि 70 में प्रारंभ हुई थी तो 2005-6 में प्रारंभ हुई थी। 5-6 के अंदर सीधा पूछा जा सकता है। मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के तहत लाभार्थी की बात करें तो कौन है दोस्तों लाभार्थी? केवल कक्षा 10 पास बालिकाएं, कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। तो मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? किस 70 से प्रारंभ हुई थी? 2005 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। राशि की बात करें दोस्तों, प्रोत्साहन राशि की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक की बात करें तो आपके 2,000 रुपये, और 9 से 12 की बात करें तो 5,000 रुपये। वार्षिक है दोस्तों ये, वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्माक्षी पुरस्कार योजना में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को राज्य स्तर पर कितनी राशि दी जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं पद्माक्षी पुरस्कार योजना प्रारंभ की बात करते हैं, किस 70 से प्रारंभ हुई थी? तो 2010-11। कब हुई थी दोस्तों? 2010-11 में योजना प्रारंभ हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 75,000 रुपये, 80,000 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कक्षा 12वीं की पूछाना। ठीक है, कक्षा 8वीं की बात करें 25,000 रुपये। कक्षा 10वीं की बात करें दोस्त 50,000 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीनों कक्षाओं के लिए कक्षा 8, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की बात करें। विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना का लाभ कौन कौन सी बालिकाओं को मिलता है? बताओ भाई। ये योजना का प्रारंभ की गई थी, यानी 70 की बात करें, किस सत्र में प्रारंभ की गई थी? 2010-11 में। कक्षा 12वीं की बोर्ड 60% अंक प्राप्त करने वाले सत्र नहीं, बालिकाएं नहीं। कक्षा 10वीं बोर्ड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना लाख रुपए खर्च कर सकती है? आपकी 25 लाख रुपए खर्च कर सकती है दोस्तों इस योजना के तहत। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में कक्षा 11 व 12 के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी है? बताओ भाई। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां और योजना में कक्षा 11 व 12 के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी है? 1 लाख रुपये, 1.15 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। तो किस सत्र प्रारंभ हुई थी योजना? प्रारंभ की बात करें तो 2015-16। ठीक है दोस्तों। यदि प्रावधान की बात करें, प्रावधान पूछे, कक्षा 10 की बात करें, कक्षा 10 के अंदर 75% लेके आती है दोस्त, 75% लेके आती है तो इसकी पात्र होगी दोस्तों। और इसको कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों कक्षा 11 व 12 के लिए? बताओ भाई। 1.15 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी बात करें स्नातक व आपकी स्नातकोत्तर के लिए कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? आपका 2.25 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये दी जाएगी दोस्तों। तो ये थी सारी योजनाएं आपकी बाल कल्याणकारी योजना, जो हमने केंद्र सरकार की बाल कल्याणकारी योजना देखी, हमने राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजना देखी, और हमें प्रोत्साहन राशियाँ यानी प्रोत्साहन योजनाएं देखी। तो सारी की सारी आपकी योजना कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये यहाँ से शुरू होता है दोस्तों आपका स्कूल शिक्षा विभाग का किस आधार पर विभाजन किया गया, यानी कि आपकी शैक्षणिक, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। तो अब तक क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर बताना, और क्लास को लाइक भी कर देना। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। PDF अपने टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, आप सभी को पता है। और देखो यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 2% अपना चार्ज है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे वाली क्लास मेरे हिसाब से हो नहीं पाएगी। 15 क्वेश्चन आपके, इसको समझाना भी पड़ेगा क्योंकि संरचना में आपको बताना चाहता था। तो कल इसके साथ ही कल ले लेंगे हम राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य। तो दोस्तों अपनी कल की क्लास होगी, कल की क्लास होगी अपना राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ हम आपके सूचना प्रौद्योगिकी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ICT करेंगे। बीच में टॉपिक पड़ता है आपका राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान हम पहले कर चुके हैं JK की बात, लेकिन इन टॉपिकों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके ICT है, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है, क्योंकि ये योजना आपकी बात करें एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चनों का मैटर है, तो 30 क्वेश्चनों कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन अब तक हमने लगभग रिवीजन कर चुके हैं। ये आपके 2 ही टॉपिक बचे आपके, और शैक्षिक परिदृश्य का ये अंतिम टॉपिक है। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य आपका अंतिम टॉपिक है। तो शैक्षिक परिदृश्य और RTE दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 10-15 क्वेश्चन में कल इसका सबसे पहले इसी को समझाएंगे, फिर हम सूचना प्रौद्योगिकी का 2 टॉपिक करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और न्यू ईयर का एंजॉय कीजिए अभी शाम को अपने दोस्तों घर वालों के साथ। और आप सभी को नए वर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।